कमलापति त्रिपाठी बॉयज़ इंटर कॉलेज वाराणसी की स्टडी क्लास की इस वर्चुअल कक्षा में मैं डॉक्टर अब्दुल हमीद एक बार फिर उपस्थित हूँ। कक्षा 11 इतिहास के चौथे अध्याय के अंतिम चरण में इस्लाम का उदय एवं विस्तार। पिछले कई लेक्चर में इसके तमाम बिंदुओं पर हम लोग लेक्चर देख चुके हैं। आज अंतिम लेक्चर में हम इस्लामिक साहित्य सृजन, नवीन फारसी का विकास और इस्लामिक कला की बात करेंगे। सबसे पहले हम इस्लामिक साहित्य सृजन की बात करते हैं। इसकी शुरुआत, जो शुरुआती रूपरेखा थी इस्लामिक साहित्य सृजन की, पिछले लेक्चर में मैंने कर दिया था और बताया था आपको कि नैतिक शिक्षा और मनोरंजन आदि पर कई रचनाएं इस काल में लिखी गई थी। कलीला और दिमना की बात मैंने की थी। ये जानवरों की कहानियों पर आधारित संग्रह था। इसके साथ साथ साहसी लोगों के, साहसी व्यक्तियों के संदर्भ में और मानव के विविध स्वभाव पर भी लिखी गई कई रचनाएं हमको उस काल की मिलती हैं। कहानियों से आगे बढ़ें तो 9वीं शताब्दी में जीवनियाँ, आचार संहिताएं, शासन कला संबंधी रचनाओं के साथ इतिहास और भूगोल की भी पुस्तकें रचित हुईं। इस काल में शिक्षित मुस्लिम समाजों में इतिहास लिखने की परंपरा का विकास हो गया था। विद्वान तथा विद्यार्थी इतिहास की पुस्तकों का अध्ययन किया करते थे। अनसब अल अशरफ ये एक रचना थी, ऐतिहासिक रचना थी, जिसे बालाधुरी नामक इतिहासकार ने लिखा था, जो सामंतों की वंशावली के इतिहास पर लिखी गई महत्वपूर्ण पुस्तक थी। इसी प्रकार ताबरी नाम के एक लेखक ने, इतिहासकार ने अल रसूल वल मुलुक नामक पुस्तक की रचना की थी। ये पुस्तक पैगंबरों और राजाओं के इतिहास पर लिखी गई थी। ये भी एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कृति मानी जाती है। इन पुस्तकों में संपूर्ण मानव इतिहास का वर्णन हमें मिलता है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से एक प्रसिद्ध पुस्तक अलबरूनी नाम के इतिहासकार ने लिखा, जिसका नाम बेहद प्रसिद्ध है। अलबरूनी की यह पुस्तक तहकीक मालिक हिंद है। तहकीक मालिक हिंद यानी भारत का इतिहास। ये बेहद महत्वपूर्ण कृति है। इस पुस्तक में 11वीं शताब्दी के एक मुस्लिम लेखक का इस्लाम की दुनिया से बाहर देखने और जानने का अच्छा प्रयास था और अन्य संस्कृतियों की कीमती चीजें और कीमती बातें क्या है, इसे देखने का प्रयास था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण वाली महत्वपूर्ण पुस्तकों की रचना इस इस्लामिक साहित्य में महत्वपूर्ण थी। अब हम बात करते हैं भूगोल की। तो भूगोल और यात्रा वृत्तांत, जिसे रिहला कहा जाता है अरबी भाषा में, इस पर भी विशेष विद्यापूर्ण पुस्तकें लिखी गईं। इसे एक विशेष विद्या माना गया। इन पुस्तकों यानी भौगोलिक पुस्तकों में ईरानी, यूनानी तथा भारतीय पुस्तकों के ज्ञान और व्यापारियों और यात्रियों के विचारों और कथनों को शामिल किया गया है। गणितीय भूगोल में संपूर्ण संसार को 3 महाद्वीपों में और भूमध्य रेखा को 7 प्रकार की जलवायु में विभक्त किया गया है। इसमें शहर खगोल वैज्ञानिक विधि द्वारा दर्शाए गए थे। मुकद्दसी की रचना अहसान अल तकसीम अर्थात सर्वोत्तम विभाजन। मुकद्दसी वो लेखक थे, वो भौगोलिक लेखक थे, जिन्होंने महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी अहसान अल तकसीम यानी सर्वोत्तम विभाजन। ये वर्णनात्मक भूगोल की दृष्टि से तत्कालीन समय की महत्वपूर्ण ग्रंथ था।
इसमें विश्व के सभी देशों के लोगों का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। इसी प्रकार मसूदी नामक एक भूगोलवेत्ता की महत्वपूर्ण कृति मुरूज अल धाहाब को भी महत्वपूर्ण कृति माना जाता है। इसका मतलब था स्वर्णिम घास का मैदान। इन सब में विश्व की संस्कृतियों की व्यापक विविधता के दर्शन हमें देखने को मिलते हैं। इस पुस्तक में भूगोल और सामान्य इतिहास को मिला दिया गया था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भूगोल और इतिहास के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण साहित्यिक सृजन इस काल में मिलता है। अब हम बात करते हैं नवीन फारसी का विकास। बच्चों, प्राचीन ईरान की एक महत्वपूर्ण भाषा थी पहलवी। जी हां, पहलवी प्राचीन ईरान की एक महत्वपूर्ण भाषा थी। इसी भाषा में ईरान के ज्यादातर प्राचीन ग्रंथों की रचना की गई थी। लेकिन अरबों ने जब ईरान पर अधिकार कर लिया तो पहलवी भाषा पतन की स्थिति में पहुंच गई और पहलवी भाषा का ही एक नया रूप नवीन फारसी भाषा के रूप में सामने आया, डेवलप हुआ। इस नवीन फारसी भाषा में अरबी शब्दों की अधिकता है। खुरासान और तुरान सल्तनतों के स्थापना के बाद फारसी भाषा को एक नई ऊंचाई मिली। समानी राज दरबार के एक कवि थे रुदकी। जी हां, रुदकी। इन्हें फारसी कविता का पिता कहा जाता है। इस नवीन फारसी में लघु गीत, जिसे हम आज गजल के नाम से जानते हैं, और चतुष्पदी यानी रुबाई भी एक महत्वपूर्ण रचना विधि है। विशेष रूप से जो अरबी और फारसी के काव्य संग्रह है उसमें रुबाई एक महत्वपूर्ण चीज है। रुबाई में 4 पंक्तियों वाला छंद होता है। 4 पंक्तियों का छंद होता है जिसे हम रुबाई कहते हैं। इनमें पहली 2 पंक्तियों में जो संदर्भ होता है उसकी भूमिका निहित होती है। तीसरी पंक्ति अच्छी और सधी हुई होती है, जबकि चौथी पंक्ति द्वारा मुख्य विषय को प्रस्तुत किया जाता है। रुबाई के द्वारा प्रेमी प्रेमिका के सौंदर्य, संरक्षक की प्रशंसा या दार्शनिक के विचारों की अभिव्यक्ति की जाती है। रुबाई उमर खय्याम के हाथों अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची। उमर खय्याम का नाम आपने जरूर सुना होगा। उमर खय्याम तत्कालीन इस्लामिक जगत के महान लेखक और कवि होने के साथ एक खगोलविद और गणितज्ञ भी थे। बुखारा, समरकंद और इस्फहान में रहते हुए उन्होंने महान कार्य और लेखन से खूब यश प्राप्त किया था। महमूद गजनी के दरबार में तमाम कवियों को स्थान मिला था। इनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि थे फिरदौसी। इनका भी नाम आपने जरूर सुना होगा। फिरदौसी वो महान रचनाकार थे जिन्होंने एक महान कृति शाहनामा की रचना की है। शाहनामा माने राजाओं का चरित्र चित्रण या जीवन चरित्र, इसकी रचना उन्होंने की थी। इस रचना में यानी शाहनामा में कुल 500 पद हैं और इसको लिखने में फिरदौसी को 30 वर्ष लगे थे। इसमें परंपराओं और आख्यानों का संग्रह किया गया है। यह इस्लामिक परंपरा की श्रेष्ठ कृति मानी जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार नवीन फारसी विकास के साथ और उस भाषा में ढाल करके महत्वपूर्ण काव्य ग्रंथों की रचना इस्लामिक काल में की गई थी। आइए अब बात करते हैं इस्लामिक कला की। ठीक है, तत्कालीन इस्लामिक कला की अगर हम बात करें
तो हमें तात्कालिक कला का वास्तविक दर्शन वास्तुकला यानी कि स्थापत्य कला में होता है। 10वीं शताब्दी तक इमारतें, विशेष रूप से धार्मिक इमारतें विश्व की महत्वपूर्ण पहचान बन चुकी थीं। अरब साम्राज्य में स्पेन से मध्य एशिया तक अनेक मस्जिदें और मकबरे स्थापित किए गए, उनका निर्माण किया गया। इन सब का मौलिक प्रारूप एक समान था, और वो मौलिक प्रारूप क्या था कि इन सारी जो इमारतें थीं, मस्जिदें थीं या मकबरे थे, उनमें मेहराबें, गुंबद, मीनार और खुला आंगन, ये मुस्लिम इमारतों की मुख्य विशेषता थी। विशेष रूप से केंद्रीय प्रांगण के चारों ओर इमारतों का निर्माण मुस्लिम स्थापत्य की महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है। यह विशेषता मस्जिदों, मकबरों, महलों, सरायों, अस्पतालों आदि सभी में समान रूप से पाई जाती है। नखलिस्तान मतलब जिसको मरुद्यान कहते हैं, यह वह क्षेत्र होता है रेगिस्तानी इलाकों में जहां पानी का कोई जलाशय या झील होती है जिसके आसपास हरियाली होती है। तो नखलिस्तान में महलों का निर्माण उमैयद खलीफाओं के शासनकाल में कराया गया था। इसमें फिलिस्तीन में खिरबत अल मजहर, माफ कीजिएगा, खिरबत अल मजफर, ये एक महल का नाम है। इसी प्रकार जॉर्डन में कुसाइर अमरा भी एक महल का नाम है। ये दोनों महल विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं और तत्कालीन वास्तुकला के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। महलों का निर्माण रोमन और ससानी स्थापत्य शैली के अनुसार किया जाता था। पच्चीकारी से महल की दीवारों, उसके गुंबदों और मेहराबों को भव्य बनाया जाता था। इस क्रम में हमें मस्जिदों की वास्तुकला को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। तत्कालीन मस्जिदों में किस प्रकार की वास्तुकला के दर्शन हमको होते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहली शताब्दी में ही स्तंभ के सहारे वाली छत के आधार पर मस्जिदों का निर्माण किया जाने लगा था। सभी मस्जिदों में एक खुला आंगन होता था जिसमें एक जलाशय या फव्वारा होता था। यह आंगन एक बड़े हॉल की ओर खुलता था जिसमें इमाम और नमाजियों के लिए स्थान होता था नमाज पढ़ने के लिए। दीवार के बीचों बीच मेहराब कटा होता था जो मक्का की दिशा का सूचक होता था, और उसी ओर मुंह करके इमाम और नमाजी लोग नमाज पढ़ा करते थे। उस कटे हुए मेहराब के बगल में एक मंच होता था, सीढ़ीदार मंच, जहां से जुमे की नमाज का खुतबा इमाम द्वारा दिया जाता था। छत की ओर एक मीनार होती थी जहां से अजान दी जाती थी। अजान का मतलब होता है कि नमाज का समय हो गया है और लोगों को नमाज पढ़ने के लिए अजान के माध्यम से आमंत्रित किया जाता था। 5 दैनिक प्रार्थना यानी दिन भर में सुबह सूर्य निकलने से पहले और सूर्यास्त के बाद तक कुछ 5 बार दैनिक प्रार्थना यानी नमाज पढ़ी जाती थी, और इससे सामान्य लोग समय का अंदाजा भी लगा लिया करते थे क्योंकि उस काल में घड़ियां नहीं थी। इस्लाम में जानदार चीजों का चित्रण की मनाही है, यानी इस्लाम में मनुष्य या पशु पक्षियों के चित्रण की मनाही है। अतः कला के 2 रूपों को हमें तत्कालीन इस्लामिक कला जगत में देखने को मिलती हैं, और वो 2 चीजें क्या हैं? एक तो है खुशनवीसी। खुशनवीसी का मतलब होता है सुंदर लिखने की कला, और दूसरा है अरबेस्क। अरबेस्क का मतलब है ज्यामिति और फूल पत्तियों का डिजाइन। इमारतों और पुस्तकों में इस कला का खूब प्रयोग किया गया है तत्कालीन समय में। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं
कि इस्लामिक कला का मुख्य दर्शन हमें तत्कालीन स्थापत्य कला यानी भवन निर्माण की कला में दिखाई पड़ता है। और अंत में हम थोड़ा इस पाठ के निष्कर्ष की अगर बात करें तो कह सकते हैं कि इस्लामिक समाज में धर्म और समाज ये एक दूसरे से जुड़े हुए थे। इस्लामिक समुदाय में धार्मिक कुलीनों द्वारा शासन सत्ता तो नहीं चलाई गई, लेकिन इसके बावजूद वे धार्मिक अस्मिता को प्रभावित करते थे। रीति रिवाजों तथा परस्पर मामलों में शरिया के मुस्लिम समुदाय को प्रभावित करने का, यानी शरिया कानून था जो मुस्लिम समुदाय को हमेशा प्रभावित करता था। इसका एक महत्वपूर्ण कारण यह था कि उनमें परस्पर एकता थी, क्योंकि मुस्लिम समाज के संसारीकरण के तहत ही धर्म और समुदाय एक दूसरे से अलग हो सकते थे, जिसे कुछ सूफी और दार्शनिक सही भी मानते थे और उन्हें लागू करने की सलाह भी दिया करते थे, क्योंकि उनके अनुसार नागरिक समाज को धर्म से स्वतंत्र होकर रीति रिवाजों और कर्मकांडों की जगह निजी आध्यात्मिकता का अनुसरण करना चाहिए। तो इस प्रकार इस निष्कर्ष के साथ इस अध्याय का समापन होता है, यानी ये चौथा अध्याय यही समाप्त होता है। अब अगले लेक्चर में हम एक नए अध्याय की शुरुआत करेंगे। तो आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।